रिस्पॉन्स एंड ये लास्ट मोमेंट जूम मीटिंग रखने के लिए द ओनली ऑब्जेक्टिव वाज कि आप लोगों के जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज है आई वांट कि आप लोग उसको सॉल्व कर लो। सो आप लोगों की जो एग्जाम है 1 जून से चालू होने वाली है, उसके लिए आप फ्रीली एकदम जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, मेरे साइड से मुझे सिर्फ एक चीज बोलनी है अभी। तो आपने देखा होगा ना, कल परसों हमारा अमेंडमेंट्स आया था, सप्लीमेंट्स आए थे, ठीक है। सो इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग दिस जूम मीटिंग विथ यू ऑल, आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड एसबीआई का सप्लीमेंट जो आया है वो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने अगर देखा होगा ना पीडीएफ, तो एसबीआई का आपको कुछ 252 पेज का पीडीएफ दिखेगा एसबीआई की सप्लीमेंट में। बट डू नॉट वरी एट ऑल, उन्होंने ना पीछे पूरा का पूरा अपना लेबर लॉ की जो मॉड्यूल थी ना नई वाली, उसी को ही रख दिया है, ठीक है। सो वो टेंशन मत करो, इमीडिएटली जस्ट आई विल फिनिश दिस मीटिंग, उसके बाद आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट एंड मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। तो वही हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड हमारे यूट्यूब चैनल सब जगह आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। सो ये मुझे आप लोगों को बोलना है, ओके। इसी आईपीएल में भी है, वो भी हम लोग जो भी रहेगा इंपॉर्टेंट वो भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगी और आप लोग तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको प्लीज देख लेना एक बार एटलीस्ट वीडियो सुन लेना। और मैंने ना सप्लीमेंट में ही हाईलाइट कर दिया है, तो आप उसी को ही डाउनलोड करके पढ़ लेना। अब एग्जाम के 5 दिन पहले सप्लीमेंट आया है, सो कुछ तो सब्सटैंशियल वो लोग इसमें से पूछ सकते हैं, सो डोंट मिस आउट दैट थिंग, ठीक है। Rest now, the stage is open for your queries, doubts, anxieties, whatever you have. प्लीज वन बाय वन आप लोग चैट बॉक्स में या अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। डोंट डू एनी काइंड ऑफ हेजिटेशन। सब कुछ जो आप लोग के मन में है ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड वो पूछ लो, और जो भी है उस सबका आंसर एंड सॉल्यूशन आई एम हियर टू गिव यू, एंड दैट इज द डेडिकेटेड टाइम आई हैव केप्ट फॉर ऑल ऑफ यू। सो वन बाय वन जैसे भी आप कंफर्टेबल हो प्लीज आप अपने डाउट्स पूछ लो, चैट बॉक्स में लिखो या जैसे भी, आई एम फाइन विथ एवरीथिंग। Any subject related, exam related, anything you can ask. चलो भाई फटाफट प्लीज प्लीज। गाइस फटाफट, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और हम लोग फिर आप लोग पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं एंड मैं भी फिर अपना रिकॉर्डिंग करूँ। तो प्लीज वन बाय वन चैट बॉक्स में आप लोग लिख लीजिए, देन हम इसको डिस्कस करते हैं। सुनाई दे रहा है गाइस? आवाज आ रही है? ओके, सो can we have this app access till December? Yes. Drawings ka app access you can have till December. You can have the access to all the lectures till December. Okay, good question. So common questions and common doubt for everyone कि हमको एग्जाम में क्या लेके जाना है, ठीक है। सो एग्जाम में आप लोगों को क्या क्या कैरी करना है वो मैं आप लोगों को बता दूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर हॉल टिकट, ठीक है। देन योर एडमिट कार्ड, ओके। इसको विदाउट फेल, एंड हॉल टिकट बहुत ही संभाल के रखना स्टार्टिंग फ्रॉम द डे ऑफ योर एग्जाम टिल द एंड डे, ठीक है। इसके साथ ना आप लोग जो पाउच अपने साथ कैरी करोगे विच इज बेसिकली योर पेन पेंसिल एंड ऑल दैट, सो आप लोग वो पाउच ट्रांसपेरेंट लेके जाओगे, ठीक है। वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट वाली लेके जाओगे एंड द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, थ्योरी एग्जाम्स में भी अपने साथ में ना कैलसी रखना, ठीक है। कैलकुलेटर लेके जाना, बिकॉज इट मे हैपन दैट आप लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो प्रैक्टिकल हो, एंड उस टाइम पे ना भले बेसिक प्रैक्टिकल प्लस माइनस भी दिया हुआ हो ना, बट अपना टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो कैलसी अपने साथ रखना। अच्छा, नो साइंटिफिक कैलकुलेटर, ओनली सिंपल कैलकुलेटर जिसमें हम लोग जैसे आप लोग ने अकाउंट्स में यूज किया है ना वैसे टाइप का कैलकुलेटर साथ में जाना चाहिए। एंड यस, एडमिट कार्ड आ गया हमारा। पेन पेंसिल जो भी आप लेके जाओगे सिंपल ब्लू और ब्लैक बॉल पेन रखना, ठीक है। नो कलरफुल पेन, नो जेल पेन, इंक पेन, बिकॉज देखो जेल पेन एंड इंक पेन फिर आपका पेपर खराब ना हो या किसी भी तरीके से स्पॉइल ना हो जाए, तो वो सब चीज मत रखना। अपनी सारी डिटेल्स, ठीक है। अब ये बहुत ध्यान से सुनना, जो भी डिटेल्स आप लोग लिखोगे ना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना सीट नंबर, एवरीथिंग प्लीज 2 बार कंफर्म करके ही लिखना, घाई घाई में मत लिखना, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल फॉर दैट थिंग, ओके। तो ये सारी चीजें आपको लेके जानी है, हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
yes yes yes, do not worry for that. ये iPhone नाम से जो भी है, I don't know your real name. Yes, no worries for that. And whatever is the information relating to merger that you have seen, आप लोगों की जैसे ही एग्जाम खत्म होगी, अभिषेक सर एंड वी ऑल विल पर्सनली टॉक टू यू. सो एक चीज की आप लोग श्योरिटी रख सकते हो कि ना आपकी फैकल्टी चेंज होने वाली है, ना आप लोगों का कुछ भी फीस, सिलेबस, नोट्स कुछ चेंज नहीं होने वाला है. एवरीथिंग विल बी सेम एज इट इज. आपके लिए सिर्फ एक लोकेशन चेंज हो जाएगा. सो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल देंगे जैसे ही आपकी एग्जाम ओवर हो जाती है उसके बाद में, ठीक है. सो डोंट वरी एनीथिंग फॉर एट ऑल. ये सारे जो डाउट्स है ना मर्जर रिलेटेड, उसको अभी के लिए साइड में रखो. जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम. ओके. Okay, so next is when the case was established, near labor courts. So this company, yes, it will be considered as your existing establishment only. ठीक है. And how to write our numbers like 1, 2, 3 और 1,20,000. हाँ, इसके बारे में ना आप लोगों का जो इन्विजिलेटर होगा ना एग्जाम में, वो आप लोगों को अच्छे से गाइडेंस दे देगा. एंड इन केस वो आपको क्लास में सबको बता देगा योर फर्स्ट एग्जाम के टाइम पे. उनकी बात एकदम केयरफुली सुनना. एंड अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो उनको ही पूछ लेना, ठीक है. तो ये दे विल बी द बेटर पर्सन टू गाइड दैट. नेक्स्ट इज direct question should be answered in pointer form or paragraph for all the theory subjects. Okay, so direct question जो है आप लोगों के should be answered either in your paragraph form or in your pointers form. ठीक है. अब आप लोगों के लिए ना तीनों ही थ्योरी सब्जेक्ट्स में, जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स हमारे इसके लिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बस ना थोड़े टाइम पहले ही एक आंसर राइटिंग का वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब चैनल पे, ठीक है. तो उसमें मैंने ना सारे टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जिसमें शॉर्ट नोट पूछा है तो कैसे लिखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, वो सब आंसर किया हुआ है. बट मैं आप लोगों को वापस बता देती हूँ. इफ इन केस अ डायरेक्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एग्जाम, ठीक है, यू कैन राइट विद बोथ द मेथड, नो प्रॉब्लम. ओके, मतलब आप पॉइंटर भी लिख सकते हो, आप पैराग्राफ भी लिख सकते हो, ठीक है. अब आगे ध्यान रखना, आप पॉइंटर्स अगर लिख रहे हो ना, जैसे फर्स्ट पॉइंट एंड ऐसे, तो आप लोग ना उसको लॉजिकल सीक्वेंस में लिखना. जैसे कोई भी कंसेप्ट है ना, कोई भी टॉपिक चालू हुआ, राइट इट इन वेरी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ दैट, ठीक है. अगर पैराग्राफ में लिख रहे हो और ये अगर तुम्हारा सप्लीमेंट का पेज है, ठीक है, एंड आपने चालू किया सपोज एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है. अब आप ना पूरा ये पेज भर के पैराग्राफ लिख दोगे विथ नो हेडिंग, सब हेडिंग और एनी फुल स्टॉप कॉमा, तो ये मत करना. बीच बीच में जहां पे हेडिंग प्रॉपर देनी है वो देना. एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है और कुछ नया चालू हो रहा है तो उसको नेक्स्ट पैराग्राफ से चालू करना. इन शॉर्ट द ऑब्जेक्टिव शुड बी एग्जामिनर को एकदम क्लियरली एंड अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है. और डिटेल में अगर आपको समझना है तो यूट्यूब चैनल पे जाना, उधर मेरा आंसर राइटिंग का वीडियो होगा, उसको एक बार देख लेना, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट इज, यस, वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ हाफ डे आफ्टर एग्जाम, लाइक हाउ टू रिवाइज, ठीक है. So let's discuss that thing. अब देखो, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसका मुझे आपको एड्रेस भी करना था. एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, 1 डे बिफोर एग्जाम, या फिर आप एग्जाम देके आए और आपके पास जो आधा दिन बचता है, इसमें आप रिवीजन कैसे करोगे, ठीक है. एकदम ध्यान से सुनना है इसको, एकदम काम की चीज है ये. सी, जब आप लोग के पास सिर्फ एक दिन है एग्जाम के पहले एंड आधा दिन बचा है एग्जाम के बाद में, तो इट इज नॉट पॉसिबल. पहली बात तो ये भूल जाना एंड बिल्कुल भी ट्राई मत करना कि आप पूरा का पूरा सिलेबस एक रात में या पूरा एक दिन में कवर कर पाओगे. नहीं होने वाला है, ठीक है. व्हाट यू कैन डू इज, दो चीज पे फोकस करना. ओके, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, फोकस ऑन दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर. मतलब सबसे पहले वो जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको रिवाइज कर लो, ठीक है. सो ऑल द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवीजन. नाउ सेकेंड, आपको लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन में या ये कंसेप्ट में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ओके, सो फोकस ऑन दैट रिवीजन. अब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर सबके लिए कॉमन होंगे. जैसे आपने एसबीआईएल में पार्ट ए पार्ट बी में कौन से चैप्टर है, उसमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी किया हुआ है, ठीक है. सो उसके लिए वो सब कॉमन होगा, तो सब लोग सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे. वैसे ही अकाउंट्स, टैक्स, व्हाटएवर सब्जेक्ट, व्हाटएवर ग्रुप यू आर गिविंग, सब में आपको पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, ठीक है. उसके बाद
ये वाला जो पार्ट है ना वो हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कंपनी लॉ रिवाइज कर रही हूँ तो मुझे शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे डायरेक्टर्स वाले कुछ जो सेक्शंस है उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़े, ओके, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे उसमें ज्यादा रिविजन करना है। सो दिस पार्ट कैन बी ऑन इंडिविजुअल पार्ट। तो आप लोग पहले जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको ही रिवाइज करोगे, एंड उसके साथ में जो भी आपको लगता है मुझे एग्जाम से पहले ये तो देख के ही जाना है वो ही करोगे। और आप क्या नहीं करोगे, हो सकता है कि आपने अभी तक कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं चालू किया होगा, आई एम 100% कॉन्फिडेंट, कुछ लोग ऐसे होंगे, ठीक है। सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू थिंग ऑन द डे, बिकॉज आप एकदम स्ट्रेस में आ जाओगे और जितना पढ़ा होगा ना वो भी याद नहीं रहेगा। सो प्लीज डू नॉट डू दैट थिंग। आई होप आई एम क्लियर विद दैट, ठीक है। गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In case if we do not remember the exact provision, how should we write the answer? ठीक है। सो अगर हम ये बात करें स्पेसिफिकली, जब प्रोविजन याद रखने की बात आती है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन, तो आपका ना मेनली ये कंपनी लॉ में और SBIL में होता है, ठीक है। अब जब आप लोग ये क्वेश्चन प्रोविजन आते हैं ना, लॉ के प्रोविजन, अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे पूरा याद नहीं है, या अगर आप बोल रहे हो कि मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है, सो हमारा फेमस लाइन, as per the relevant provisions of Companies Act 2013, ठीक है। तो आप लोग ऐसे लिख के चालू कर दो। अब अगर आप बोल रहे हो कि मुझे एग्जैक्ट, सपोज CSR का क्वेश्चन पूछा है और आपको लिमिट्स एकदम एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, पॉसिबल, तो आप ना कुछ भी गलत लिमिट्स लिख के नहीं आओगे, फिर आप वाले ऐसे लिख दोगे कि एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 वी हैव CSR लिमिट एज पर द नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट, ठीक है। डोंट राइट एनी अमाउंट एंड डोंट राइट एनी रॉन्ग सेक्शन देयर, ठीक है। उसको ऐसे ओपन एंडेड छोड़ दो, एज पर द कंपनीज एक्ट रेलेवेंट पोर्शन, एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन। अब अगर आपको एग्जाम में आंसर ही नहीं याद आ रहा कि इसमें कंसेप्ट में क्या दिया हुआ था, देन तो कुछ सॉल्यूशन नहीं बचता है इसका। फिर ट्राई करना वो कंसेप्ट को याद करने की, एंड फिर अपनी लैंग्वेज में उससे रिलेटेड पॉइंटर्स लिख के उस क्वेश्चन का आंसर दे दो, दैट्स इट, ठीक है। अभी नेक्स्ट इज, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द एडजुडिकेशन प्रोसीजर्स विद टाइम लिमिट, इंक्वायरी बाय CCI, okay, inquiry for regulation of combination PMLA, is it okay if I skip those? No, it is not okay to skip that. I am giving you the solution. I hope शायद आपने चार्ट बनाया होगा, ठीक है, CCI की लिमिट्स का और एप्लीकेबिलिटी का। अगर नहीं बनाया है तो जस्ट गिव योरसेल्फ 1 or 2 hours आफ्टर दिस और whenever you get time, और एक बड़े से नोटबुक के पेपर में CCI की जो भी लिमिट्स है और जो भी प्रोसीजरल आ रहा है ना जिसमें टाइम लिमिट आ रही है, उसको एक पेज में लिख दो, ठीक है। नथिंग एल्स टू बी रिटन, ओनली द प्रोविजन, टाइमलाइन, व्हाटएवर इज दैट देयर, लिमिट्स इज देयर इन द क्वेश्चन, उसको एक बार लिख लो, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर में आप वो सारी टाइमलाइन लिखो, एंड उसके बिना फिर मार्क्स मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो अगर आपका चार्ट बना हुआ है तो रिवाइज करो, जस्ट रिवाइज दैट, दिन में 2-3 बार सिर्फ उस चीजों को देखो। अगर नहीं बना है तो प्लीज उसको ASAP बना लो और उसको याद कर लो, ठीक है। एंड हु इज द नेक्स्ट इन केस, ओके ओके ओके, नेक्स्ट इज, इसमें जो एग्जाम इंस्ट्रक्शन दिया है वर्क के बारे में, मतलब क्या करना है इसमें, कैन यू, एक मिनट, हाँ मैं वो ओपन करती हूँ फोटो, एक सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है, irrespective of the use of calculator in examination, candidates are advised to invariably show all the important steps and working notes relating to solutions of practical problems along with their answers and rough work done, marked as rough work to question number that, and scored off by drawing 2 parallel lines across such rough work. No claim shall be entertained for not showing paper working steps in the answer. Okay, इसका सिंपल मतलब ये है, अकाउंट्स का पेपर होता है ना, तो अकाउंट्स के पेपर में ना आप स्टेप्स लिखते हो, फॉर्मूला लिखते हो, एंड उसके हिसाब से आप लोग आंसर लिखते हो, ठीक है। अभी इसमें ना आप लोगों को वर्किंग नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जब अपने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं कि आप फुल ऑन वर्किंग नोट्स एंड रफ नोट्स वो सब कुछ बना सकते हो, रफ वर्क कर सकते हो। उधर क्या ना, क्या करने का, पहले तो आपको फॉर्मूला वाइज एंड स्टेप बाय स्टेप
आंसर लिखना है, ठीक है। जो भी अकाउंट्स का क्वेश्चन है ना उसमें फॉर्मूला एंड स्टेप बाय स्टेप आप आंसर लिखो। आपको सारे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स अपने ही आंसर में दिखाने हैं। मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपने बुक के पीछे पेंसिल से वर्किंग नोट्स बना दिया और इधर सिर्फ आंसर लिखा, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स टू नो हाउ डिड यू रीच टू दिस अमाउंट और हाउ डिड यू रीच टू दिस फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। सो सिंपल ये है, जब भी सॉम सॉल्व करोगे फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप उधर लिखो, एंड उसके साथ में आप ऐसे बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। ये किया, फिर इधर अपना नॉर्मल पेन से ही अपना वर्किंग नोट बनाओ एंड देन मूव ऑन अहेड। सो दे वांट टू सी द स्टेप्स आल्सो, फॉर्मूला आल्सो एंड द वर्किंग नोट्स आल्सो, समझा। बट उधर ना अगर आप रफ वर्क या वर्किंग नोट बना रहे हो सो प्लीज मेंशन लाइक दिस कि मैंने वर्किंग नोट 1 और 2 एंड रफ वर्क हैज बीन प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो वो बोल रहे हैं। I hope I am clear till all the questions addressed till now. Any doubts or further questions in this? Any next question please? बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? बाकी के लोगों को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं है? आई एम हैप्पी टू सी दैट बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो गया हम लोगों का। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अभी तक के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है? प्लीज, कैमरा ऑफ किया है लेकिन प्लीज आंसर मी सो दैट आई कैन कम टू नो। एनी डाउट टिल नाउ? ओके, वीवो, ये ओप्पो, वीवो एंड आसूस एंड आईफोन। हेलो, हाँ एक क्लास में आओ ना, तो मैं अभी जो जूम रिकॉर्डिंग चालू किया है ना उसको आपसे एक ऐसा पीछे से वीडियो ले लो ना। हाँ हाँ। सो द क्वेश्चन is it necessary to solve the question sequence wise in practical and theory subject? No, but जैसे आप क्वेश्चन नंबर 6 से पहले शुरू कर रहे हो, ठीक है, एंड उसमें आपको ए बी सी डी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 2 और 3 व्हाटएवर, बट वो क्वेश्चंस के साथ आप सब क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करोगे। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो देन करेक्ट, बट अगर आपने चालू किया क्वेश्चन 6A फिर अचानक मन किया क्वेश्चन 1B, ऐसा खिचड़ी नहीं पकाने का। तो जो भी क्वेश्चन चालू कर रहे हो उसके सब क्वेश्चन एक साथ खत्म करोगे एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जब भी आप चालू करो या सब क्वेश्चन चालू करो, ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट इट एट अ न्यू पेज। भले आपको दिख रहा होगा मेरी इतनी स्पेस बाकी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा पेपर वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। सो स्टार्ट दैट सब क्वेश्चन और क्वेश्चन इन द न्यू पेज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नो मैम, क्या क्या प्रियांशु, क्या नो मैम? हाउ टू calm ourselves if we are stuck in a question? Yes, okay, so good question, common doubt with everyone, how to calm yourself in the एग्जाम if you are stuck in any question। तो आपको जो एग्जाम के पहले वो 15 मिनट जो गोल्डन टाइम पीरियड मिला है ना, ठीक है, उसमें आप लोगों को पेपर देखने का टाइम मिला है, वो ओवरव्यू करने का टाइम मिला है, ठीक है। अभी उसके साथ में आप लोगों के लिए ये भी आंसर कर देती हूँ कि हाउ टू यूटिलाइज दैट 15 मिनट्स। तो जब भी आपके पास वो क्वेश्चन पेपर आएगा आपको बहुत बड़े बड़े से क्वेश्चन दिखेंगे उसमें हर पेज में, एंड आप स्टार्टिंग में नर्वस रहोगे तो और स्ट्रेस्ड हो जाओगे कि यार इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या करने का, वो 15 मिनट में आप ना हर एक क्वेश्चन एक एक लाइन टू लाइन एंड वर्ड बाय वर्ड पढ़ने नहीं बैठोगे, ओके, नहीं तो 15 मिनट खत्म हो जाएगा। व्हाट यू विल डू इज, जैसे हम लोग क्लास में करते थे, पता है जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता था ना, तब हम लोग उसको ना जो लास्ट 2-3 लाइन अगर आप उस क्वेश्चन के पढ़ते हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ऊपर के जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए वो किस टॉपिक का और किस कंसेप्ट का क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहे हैं, ठीक है। सो हर आंसर में ये ट्राई करना कि लास्ट की जो 2-3 लाइन है ना पहले आप वो पढ़ लो क्वेश्चन की, सो यू विल कम टू नो, ओके। देन दूसरा स्टेप, वंस यू नो कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, देन द सेकेंड स्टेप इज जब आप 15 मिनट के बाद अपना आंसर शीट लिखना शुरू करोगे, स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन इन विच यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट यू कैन राइट दिस एंटायर आंसर। समझ में आया? मतलब यू कैन गिव योर बेस्ट उस क्वेश्चन से शुरुआत करना, समझा। अब इट कैन बी पॉसिबल दैट आप लोगों को एक बार पढ़ के क्वेश्चन समझ में ना आए एंड उसका आंसर भी पता ना हो, सो कुछ नहीं, पहले जितना आता है ना उसको पहले लिख दो एंड उस क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहा है उसको 2-3 बार और पढ़ना। वर्स्ट सिनेरियो इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग तो कंसेप्ट से रिलेटेड जो भी आता होगा उसको लास्ट में एक बार लिख देना, बट डू नॉट स्किप द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद दैट थिंग।
Next, for FEO and Benami, we only have to learn the yes, very good question. So ECIPL में 2 चैप्टर्स जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, जो मेरे बहुत फेवरेट चैप्टर्स थे. PMLA के साथ में आता था FEO एंड बेनामी वाला चैप्टर. तो FEO एंड बेनामी में हम लोगों को सिर्फ उसकी डेफिनेशंस पढ़नी है, और उसका जो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था ना, बस वो इंट्रोडक्शन पढ़ना है, नथिंग एल्स टू बी स्टार्टेड. ठीक है, सो दैट्स ओनली 2 थिंग्स दैट यू विल बी डूइंग. And what about IEM? IEM is that ना Industrial Entrepreneurs Memorandum. Riddhi, if I am not wrong, हाँ ये चलो वैसे भी वैसे सारे पूरा आना चाहिए. Is that IEM you are talking about ना? हाँ, तो उसमें भी ना मैंने जो बोला ना कि सप्लीमेंट्स आया है, उस सप्लीमेंट्स में अपने लोगों को आईईएम की भी लिमिट्स रिवाइज हुई है, क्योंकि एमएसएमई की डेफिनेशन रिवाइज हुई है. सो इन दैट एसबीआई सप्लीमेंट्स ओनली आई विल बी कवरिंग आईईएम का रिवाइज लिमिट्स. ठीक है. Next is writing exact legal answer language necessary to the best possible. Yes, you should write that legal language possible जितना हो सके. हाँ, बीच बीच में कुछ वर्ड्स आप अपने हिसाब से लिख दोगे या थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज यूज कर लोगे तो फाइन, नो प्रॉब्लम, बट उसका ना मतलब चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. Then can we एक मिनट, how much time we should allot for each questions? Okay, so अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं तो 5 मार्क का अगर आप लोगों को क्वेश्चंस पूछा हुआ है. ठीक है. अगेन ये ना एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन ऑल्सो समटाइम्स, बट क्या एग्जैक्ट होना चाहिए टेंटेटिवली वो देख लो. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अकाउंट्स और टैक्स पेपर, 5 मार्क का क्वेश्चन होगा, सो यू विल गिव 8 मिनट्स टू योर आंसर. ठीक है. अगर 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया तो यू विल गिव 16 मिनट्स टू द आंसर. अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे नहीं वो एक साथ में जो आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, समथिंग अराउंड 20 to 25 मिनट्स यू विल डेडिकेट. ओके, सो अकाउंट्स में तो इतना टाइम लग जाएगा, एंड इसी के ही नियर बाय टाइम आप लोगों के थ्योरी पेपर में लगेगा, थ्योरी आंसर में लगेगा. ठीक है, टेंटेटिवली समवेयर अराउंड दिस थिंग. अब बहुत बार ऐसा होता है कि 5 मार्क का क्वेश्चन इतना लेंदी पूछा होता है कि उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, एंड 10 मार्क का क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा पूछा हुआ होता है. ठीक है. सो इन दैट केस यू कैन एडजस्ट योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली. इसीलिए अपने साथ में ना वॉच रखना और टाइम जस्ट नोट करते जाना. अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम में दे रही हूँ इस क्वेश्चन में, सो प्लीज ट्राई टू डू रैप अप फास्टली. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन डू दैट थिंग. अभी नेक्स्ट इज, हाँ, कैन वी ऐड डायग्राम एंड फ्लो चार्ट? यस, अगर आप लोग कर सकते हो ये चीज तो वेल एंड गुड, बट आई डोंट थिंक उतना टाइम मिल पाएगा एग्जाम में फॉर डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स. बट अगर आप करोगे तो बेटर है, इट्स अ गुड प्रेजेंटेशन, यू कैन डू इट. नेक्स्ट, ऑल क्लियर मैम, सब क्वेश्चन टू बी ऑर्डर, सब यस, सब क्वेश्चन नीड टू बी इन ऑर्डर ओनली. जैसे क्वेश्चन 6 चालू किया, ABCD ऐसे ही जाना चाहिए, फिर ऐसे आगे पीछे नहीं करने का उसको. ठीक है. Yes, are we clear till here? All the questions clear? Anything else? इधर तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए? Can you please explain passing off in brief? Infringement and passing off. ठीक है, कर लेते हैं हम लोग. So IPR में there is a concept, बाकी लोगों के लिए भी मैं बता देती हूँ. IPR जब आप लोग ने पढ़ा होगा तो उधर है ना एक कंसेप्ट आता है infringement and passing off का. ठीक है. सो ब्रीफ में बताती हूँ, सुन लेना, भले आप लोग अभी मॉड्यूल 1 दे रहे हो या 2 दे रहे हो, आगे काम में आएगा. सो प्लीज ध्यान से सुन लो. Infringement and passing off, it's a very common concept in all your patent, trademark and all the acts. देखो, जब भी एक unregistered trademark, ओके, अनरजिस्टर्ड आईपीआर, ठीक है, इट्स ट्रेडमार्क और कॉपीराइट और व्हाटएवर, इसका जब भी मिसयूज होता है या कोई भी इस चीज को कॉपी करता है, ठीक है, सपोज मैंने ना कोई भी एक ब्रांड बनाया एंड मैंने उसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है. ठीक है. दिस शोज इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. बराबर, नाम के आगे आर लिखा हुआ है, इट्स रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. बट अगर मेरे नाम में ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, और सपोज मैं बोरीवली में लास्ट 20 ईयर्स से अपनी स्वीट्स की शॉप चला रही हूँ, ठीक है, अब अगर मेरे ही नाम की जैसा कोई दूसरा आ जाता है और जस्ट मेरे ही सामने वो स्वीट शॉप ओपन करता है, ठीक है, अब मैं कौन से एक्ट में जाऊंगी, क्योंकि मैंने तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं है. तो इस एक्टिविटी को हम लोग पासिंग ऑफ बोलते हैं. Simple meaning is that when your unregistered IPR is misused, copied by someone else, ठीक है, and when we say copy, it is obviously without my permission, then it is called as passing off. मतलब someone has tried to breach or copy paste your identity, ठीक है.
अब अगर हम लोग इंफ्रिंजमेंट की बात करते हैं तो जब भी एक रजिस्टर्ड आईपीआर का मिस यूज होता है विदाउट द ऑथोराइज यूजर परमिशन, अगर उसको कॉपी किया जाता है देन इट कम्स अंडर इंफ्रिंजमेंट. सो पासिंग ऑफ को ऐसे समझने का अनरजिस्टर्ड के लिए है एंड इंफ्रिंजमेंट को समझने का फॉर रजिस्टर्ड आईपीआर. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, अगर पासिंग ऑफ होता है तो यू आर अनरजिस्टर्ड इन आईपीआर. सो आप आईपीआर की कोई भी एक्ट के अंदर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, बराबर. लेकिन अगर आपका साथ इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे ट्रेडमार्क रजिस्टर किया होता, तो क्या मैं ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर मेरे रेमेडीज राइट्स को फुलफिल कर पाती, क्या मैं कोर्ट में केस फाइल कर पाती? यस. तो पासिंग ऑफ ये बोलता है कि आपको अगर किसी का ने आपका नाम कॉपी किया या कुछ भी, तो आप ना कॉमन लॉ के अंदर केस फाइल करोगे. ठीक है. इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो स्पेसिफिक लॉ के अंदर केस फाइल करोगे. जस्ट लाइक इफ इट इज अ ट्रेडमार्क तो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट तो कॉपीराइट एंड पेटेंट तो पेटेंट. आई होप आर वी क्लियर विद दिस? Are we clear with this now? Done. Anything else please ask? लेबर लॉ में कुछ कंफ्यूजन है? आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वही होगा अभी के लिए, जो भी ग्रुप 1 दे रहे हैं, जिन्होंने अभी नया नया लेबर लॉ पढ़ा होगा, काफी लेंथी होगा वो. So anything related to that or any other thing, please ask your questions. आई होप जितने क्वेश्चंस अभी तक हमने आंसर किए वो क्लियर है क्या? Do I need to repeat anything or do I need to clarify further or anything? Okay, next is VIVO. In the answer sheet, I have written a question 6A answer. Then on the next page, I have to you can mention both, but better form will be question 6B. ठीक है? Direct B भी लिख सकते हो, but question 6B will be better. Then, please, next question. आज मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है, पता है कि मैं कम बोल रही हूँ एंड आप लोग बोल रहे हो ज्यादा, नहीं तो हमेशा उल्टा होता है वो चीज. आंसर प्रेजेंटेशन. सो अगेन आंसर प्रेजेंटेशन के लिए यूट्यूब पे आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, आंसर राइटिंग वीडियो, विच इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो, बट आई वुड अगेन गिव यू एन ओवरव्यू फॉर दैट. आंसर प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा याद रखना, न्यू क्वेश्चन ऑन न्यू पेज, नीट एंड क्लीन राइटिंग होनी चाहिए. अब आई कैन अंडरस्टैंड कि सबकी राइटिंग नीट एंड क्लीन नहीं हो सकती, बट ट्राई करना कि आप ना अपने एग्जाम में ऐसे लिख के ऐसे बहुत ऐसा स्क्रैच वैच ना करो, स्क्रिबलिंग ना करो, या बहुत ज्यादा ऐसे कुछ ना कुछ बीच बीच में ऐसे डूडल्स वूडल्स बनाने में मत लग जाना. So पहला is start new question on new page, fresh page. Secondly, neat and clean and writing should be followed. कोई भी जहाँ पे भी आपको लगता है ना आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा है, कोई लिमिट्स लिखी है या कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिखा है एंड यू वांट दैट एग्जामिनर को वहां पे अटेंशन ड्रॉ करना, सो पेंसिल से उस कीवर्ड्स को, उस सेक्शन नंबर को अच्छे से हाईलाइट कर देना. ठीक है. Next, do not use very colorful pencil or pens in your exam. Stick to black or blue pen, whatever you are using. And देखो सप्लीमेंट्री होती है ना हमारी, तो मेरे पास पेपर सप्लीमेंट्री को जब आप इस पेज को ओपन करोगे ना, तो ये साइड पता है मार्जिन एकदम ऐसे अंदर को दब जाता है. ठीक है. सो ट्राई कि आप ना इतनी जगह पे ज्यादा मत लिखो, नहीं तो वो पेपर फोल्डिंग के टाइम आपका आंसर ना इधर से थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं क्लियरली. तो अपने पास बहुत पेपर है, बहुत पेजेस है, आराम से नेसेसरी गैप्स के साथ लाइन छोड़ के प्रॉपरली आंसर को लिखना. ठीक है. फिर केस स्टडी बेस्ड आंसर है तो यू नो हाउ टू राइट दैट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, दिस इज हाउ द आंसर प्रेजेंटेशन कैन बी. ठीक है. According to you, what separates 40 mark answer sheet from a 60 marks exemption answer sheet in SBL? Very good question. हम SBL की नहीं, हम बाकी जनरल भी बात करते हैं. So 40 मार्क्स वर्सेस 60 मार्क्स की जो आंसर शीट होती है उसमें होता ये है, 60 मार्क्स वाले ने बहुत ही अच्छी तरीके से सेक्शन नंबर, प्रोविजन, कंसेप्ट के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डेफिनेशन के कीवर्ड्स अपने आंसर में बहुत ही वेल प्रेजेंटेशन के साथ में लिखे होंगे. ठीक है. सी आई ऑलवेज टेल यू, जब हम लोग प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं ना, यू गेट मार्क्स ऑन द कंसेप्ट एंड नॉट ऑन द लेंथ ऑफ द आंसर. ठीक है. सो इसने ना इस सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा. देन क्वेश्चन में ना जो पूछा है उसको एग्जैक्टली समझ के उसी पॉइंट पे उसने आंसर लिखा होगा, एंड दैट व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स. बिकॉज पढ़ते तो सब है, लेकिन उसमें से कंसेप्ट के कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमारी डेफिनेशन में और हमारे आंसर में आने ही चाहिए.
वो चीज को ध्यान से लिखते हुए ये चीज होता है। वर्सेस अ 40 मार्क्स पेपर फोकसेस ऑन लेंथ ऑफ द आंसर, उसको लगेगा भाई 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है बट इतने पेज में खत्म हो गया, उसको लगेगा वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा कि भाई 5 मार्क के लिए इतना आंसर कैसे, तो वो उसको अननेसेसरी लेंथ बढ़ाने लगेंगे। दैट इज नॉट टू बी डन। कंसेप्ट अगर नहीं आता है तो कुछ भी गोल गोल बना के लिख देना, तो ये सब चीज नहीं करनी है। जस्ट दीज आर द सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स टू बी फॉलोड। ओके, next is PSI की category wise limit. PSI, if I am not wrong, is pollution index score only you are talking about. Chapter 13, initial registration and licenses. यस उसमें भी अभी मैं सप्लीमेंट बनाऊंगी, उसमें कवर करूंगी। सो बेसिकली अभी मैं जो सप्लीमेंट बना रही हूँ ना, उसमें मैं दो चीज करने वाली हूँ। जो जून 26 की सप्लीमेंट आई है वो, एंड मैंने ये देखा है कि पार्ट ए में ना बहुत ऐसे चेंजेस है, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो जस्ट वॉच दैट वीडियो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ठीक है, तो रिवाइज हुई है लिमिट्स, एंड उसमें एक नया कैटेगरी डाला है उन्होंने, ब्लू कैटेगरी। तो मैं अभी जस्ट वीडियो बनाती हूँ, उसमें आप देखना। ठीक है, your labor law notes are enough. My labor law notes are very comprehensive. Very hard work is put into making that note, because only I know how much time I have contributed to that. मतलब मैंने मेरी लाइफ टाइम में उतना CS के लिए पढ़ाई नहीं किया होगा जितना मैंने लेबर लॉ के टाइम पे पढ़ लिया है। सो आई अगर इट्स वेरी लेंदी ऑल्सो, इसीलिए ऑब्जेक्टिव ये था कि अपने हाथ से हैंड रिटन नोट्स बनाऊं ताकि वो सिंप्लीफाई आपको मिल सके। सो यस, लेबर लॉ नोट्स आर इनफ, हैंड रिटन माई नोट्स आर इनफ। ठीक है, so no need to go for the module. सप्लीमेंट रिफर, यस यस यस, डेफिनेटली सप्लीमेंट रिफर करना बहुत जरूरी है। एंड ICSI ने 4 दिन पहले ही लॉन्च किया है, तो भी और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू नेवर नो ICSI वो कुछ भी क्वेश्चन उठा के वहां से पूछ ले। बट डोंट वरी, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिया हुआ है उसमें, छोटी छोटी सी चीजें वो हो जाएगी। ऑल्सो मानस सर CMSL की अमेंडमेंट, यस मानस सर भी आने वाले हैं आज। तो मेरी मीटिंग खत्म होगी तो ये रूम में मैं रिकॉर्डिंग करूंगी, बाजू वाले रूम में मानस सर रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो भी अपने CMSL की रिकॉर्डिंग करके अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब चैनल पे। देन व्हाट एल्स, व्हाट एल्स गाइस? अच्छा, बाकी के लोगों को मतलब वो लोग क्या वैसे सुन रहे हैं, सब डाउट्स उनके कवर हो रहे हैं ऑलरेडी, इसलिए नहीं पूछ रहे अलग से। ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है? Anything else? How should we frame answers when confused between two provision? पहले देख लो क्वेश्चन में आप लोगों को किस प्रोविजन के बारे में पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से आप चालू करो। देन अगर कुछ सेकेंडरी प्रोविजन भी पूछा हुआ है विच इज सप्लीमेंट्री टू दैट प्रोविजन, तो सेकेंड पैराग्राफ में या नेक्स्ट पॉइंट में आप वो सेकेंडरी प्रोविजन को भी लिखो। बाकी सबके सब्जेक्ट्स के अमेंडमेंट्स, यस देखो मैं, मेरा और मानस सर भी आज आ रहे हैं, इतना मैंने सुना था, तो मैं बोल सकती हूँ श्योरिटी के साथ हो जाएगा। बाकी का भी हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट आ जाएंगे, वीडियोस आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, सो बस एग्जाम के पहले एक बार उस चीज को देख लेंगे। मैं refer to class notes for exam or is an extra thing to be read from module. अगर अभी अपने एग्जाम टाइम की बात कर रहे हैं तो जितना पढ़ा है ना आपने, चाहे मॉड्यूल से या अपने क्लास नोट से, जिससे भी, बस अभी उसी पे स्टिक रहना, कुछ भी नया मत पढ़ना। तो जितना आपने पढ़ा हुआ है, जहां से भी पढ़ा हुआ है, दैट इज इनफ राइट नाउ। ऑल इंडिया सेम क्वेश्चन पेपर, यस यस यस, ऑल इंडिया सेम क्वेश्चन पेपर होते हैं। वन देयर इज ओनली वन ICSI ना, तो हर जगह वही पेपर जाएंगे। एग्जामिशन कैसे लेके आए, क्या अभी एग्जामिशन ला सकते हैं? हाउ? अच्छा, ये एग्जामिशन आप ला सकते हो, यस अगर आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की है, मतलब आपने जितना प्रिपेयर किया, डिपेंड्स ऑन दैट थिंग। 80 to 90%, देखो प्रोफेशनल एग्जाम एक ऐसा है कि आपको ना 100% सेटिस्फैक्शन कभी नहीं आएगा कि आपने पूरी 100% प्रिपरेशन मेरी हो गई या मुझे सब याद है। आप पेपर लिख के भी आओगे ना, उसके बाद भी आपको लगेगा मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। But 80 to 90% of the preparation is being done. If you are confident कि हाँ मैं manage कर, मतलब I can manage and I know how to write this thing, and if you focus on the secret ingredient, तो yes exemption लाया जा सकता है। अकाउंट्स में ध्यान रखना कि आपके स्टेप्स में, कंसेप्ट में और न्यूमेरिटिकल कोई भी मिस्टेक ना हो अकाउंट्स एंड टैक्स में। ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल यूज? अच्छा, मतलब सप्लीमेंट किस चीज के लिए? सप्लीमेंट इज बेसिकली अ काइंड ऑफ एन अमेंडमेंट जो हम लोगों के लिए हर एक अटेम्प्ट ऑफ एग्जाम, जैसे जून एग्जाम के पहले, दिसंबर एग्जाम के पहले, जो हम लोगों को कवर अप करना चाहिए। सी अवर सिलेबस, मतलब जिसमें अपना कंपनी लॉ है, SBIL है, ये सारी ऐसी चीजें जो लॉ है। ठीक है, सो लॉ में ना चेंजेस आते ही रहते हैं, और अगर आप रिसेंट सिनेरियो देखोगे तो हमारा तो हर एक लॉ टाइम टू टाइम चेंज ही होते जा रहा है। जैसे अभी कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल आया, हमारा फाइनेंस एक्ट आ गया,
तो ऐसे चेंजेस आते रहते हैं. सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूट इज दैट सिंस वी आर द कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स, हम लोगों को ना हमने जो पढ़ा है, ठीक है, उससे ना जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी लेटेस्ट चेंजेस आते हैं लॉ में, हमको उससे अपने आप को अवेयर करना है और अपग्रेड करना है. इसकी वजह से इंस्टीट्यूट ये सप्लीमेंट रिलीज करता है. तो जैसे अभी आपने पढ़ी थी एमएसएमई की डेफिनेशन, नाउ द क्राइटेरिया हैज बीन रिवाइज, तो वो दैट इज कॉल्ड एज एन अमेंडमेंट. और वो सारे चैप्टर्स में जो भी लॉ के प्रोविजन में चेंजेस आते हैं वो लोग एक सप्लीमेंट में कंपाइल करते हैं और आपको पीडीएफ देते हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ योर सप्लीमेंट. अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो क्या करेगा? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो छोड़ना मत. जो भी आपको कंसेप्ट से रेलेवेंट कुछ भी याद आता है ना उस टाइम पे, क्वेश्चन से रेलेवेंट या जो भी कंसेप्ट से रेलेवेंट है, कुछ थोड़ा बहुत लिख के आना. नॉट वेरी मच ग्रेट, तो थोड़ा बहुत आप आगे पीछे बना के लिख सकते हो, बट जो भी मेक श्योर करना कि आपको लॉजिकल चीज लिखनी है, ठीक है. और अगर वर्स्ट सिनेरियो नहीं आ रहा है एंड आपने बाकी का पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, सो वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, नॉट आई एम सेइंग टू लीव इट, वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो, अगर कुछ भी नहीं आया, एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा उस चीज से रिलेटेड, तो छोड़ दो. आपको जो बाकी के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस पर फोकस करो. दैट शुड बी द केस. Okay, next. In every case, do we have to follow the same format? Yes, case study based question में आपको वही format से जाना होता है कि पहले आपने लिखा facts, applicable provision and conclusion. Yes, तो आपका ना यूनिफॉर्मिटी रहेगा आंसर में. ऑल्सो एक्ट याद करने हैं. हाँ, एक्ट याद करना. जैसे अभी कंपनी लॉ वाला तो है तो कंपनीज एक्ट आएगा, एलएलपी है तो आएगा. अगर नहीं याद रहा तो, अगर ईयर नहीं लिखा तो चलेगा, ईयर नहीं लिखा तो चलेगा, इट्स ओके. नो मार्क्स और समथिंग, इट्स ओके. कंपनी लॉ ड्राफ्टिंग लेक्चर्स हैव नॉट बीन. अच्छा, ओके, आई डिड नॉट नो अबाउट दिस थिंग प्रियांशु, तो मैं सर से एक बार बात कर लेती हूँ. और जो भी फॉर्मेट वगैरह, जैसे उसमें मिनट्स कैसे ड्राफ्ट करते हैं, रेजोल्यूशन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, इफ सर इज फ्री एंड अवेलेबल ही विल मेक द वीडियो, और इफ ही सेज मी तो मैं वो वीडियो बना के डाल दूंगी, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ फॉर्मेट्स कवर करूंगी कि ये फॉर्मेट्स आते हैं ना, आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है. And next, please. Only 4 days. How should we revise this subject properly? Yes. तो अभी जस्ट 4 दिन बचे ना अपने पास में, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपने चैप्टर्स है उसको रिवाइज करो. आपको लगता है कि मुझे ये तो खास एग्जाम के पहले देख के ही जाना है, उसको रिवाइज करो. व्हाटएवर चार्ट, सेक्शन नंबर, लिस्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस का आपने नोट्स बनाया होगा उसको ध्यान से देख लो. अच्छा, अब इसके अलावा की ये तो एकेडमिक टिप्स हो गई, इसके अलावा प्लीज अपनी हेल्थ और अपनी नींद को सैक्रिफाइस मत करना. मतलब ना सब रिवाइज करने के चक्कर में आप अपनी अगर स्लीप अफेक्ट करोगे, ठीक है, 7 से 8 घंटा सोना प्रॉपरली. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा टाइम सोते रहना और अपने आप आ जाएगा सब कुछ. 7-8 घंटे की नींद प्लीज कंपलसरी लेना, बिकॉज आप पहले दिन में जितने एनर्जेटिक रहोगे ना, जब मैंने मेरे प्रोफेशनल की 9 एग्जाम साथ में दी थी ना, जिसमें एक भी दिन का गैप नहीं था, मैं सिर्फ 2 या 3 घंटा सोती थी, सेम इन एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल बोथ. उसके बाद मुझे पता है कि वो क्या हालत हुई थी मेरी हेल्थ के साथ में. तो 15 दिन आई वॉज जस्ट ऑन द बेड रेस्ट आफ्टर माई एग्जाम. सो प्लीज स्लीप प्रॉपरली. प्लीज बाहर का जंक फूड एंड जो भी खाना है उसको अवॉइड करो. घर का जो भी खाना है मम्मी बना के देती है, आपको पसंद आए नहीं आए, जो भी ऐसे लगे कि यार क्या ये रोज रोज एक ही खाना, प्लीज वही खाना. डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू और डोंट डू एनीथिंग दैट विच अफेक्ट्स योर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ और स्लीप अफेक्ट होगी ना तो आपका ब्रेन जिस कैपेसिटी से चलना चाहिए वो नहीं चल पाएगा. तो अलॉन्ग विथ योर स्टडीज प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली. एंड देखो बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, सो आई वुड सजेस्ट प्लीज डू नॉट गो आउट. भले वो फ्रेंड कितना भी बुलाए, कितने भी हमारे जितने भी जो भी चीजें हो, अभी के लिए थोड़े दिन के लिए सब कुछ साइड रख के वन फोकस शुड बी देयर एंड दैट इज योर जून 26 एग्जाम. ठीक है, जब लास्ट दिन होगा ना, एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद आपको जो करना है आप सब कुछ फ्रीली कर सकते हो. ठीक है, सो फोकस ऑन दैट थिंग. एनी इंपॉर्टेंट टिप्स? जो अभी मैं बोल रही थी ना वही इंपॉर्टेंट टिप्स था, तो वो चीज करो बेटर तरीके से. एंड एक चीज मैं बोलूंगी जो मेरे साथ में भी होती है, ओवर थिंकिंग है ना, हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं. ठीक है, कि कैसा पेपर आएगा, या मतलब है ना, ओवर थिंकिंग इज बेसिकली उस चीजों के बारे में ही होती है जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती. ठीक है, I know this Gyan is very easy to be said. I know your situation, your mental state, everything. I know everything. तो
मेरे लिए जितना बोलना आसान है, ऑफकोर्स इट्स नॉट सिंपल, बट ये एडवाइस इज द गोल्डन एडवाइस। तो ओवर थिंकिंग जितनी भी है ना कि पेपर कैसा आएगा, या पेपर देते हम लोग तो वो बाजू वाला इतनी सप्लीमेंट्री ले रहा है, मैं कितना लिख रही हूँ, ये कंपैरिजन, ये जितनी भी ओवर थिंकिंग है कि मेरा जून अटेम्प्ट होगा कि नहीं, या मैं दिसंबर में जाऊँ, या मेरा इतना पढ़ के नहीं हुआ है, इस सब चीजों को प्लीज ट्राई टू कंट्रोल, बिकॉज आई वुड नॉट से कि पूरी खत्म कर दो, वो तो होने नहीं वाली। सो प्लीज ट्राई टू कंट्रोल, एंड इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एवरीथिंग फ्रॉम योर माइंड ना, स्टार्ट द एक्टिविटी। मतलब तुम अपना पढ़ने में या किसी काम में फोकस करोगे ना, तो आपका ओवर थिंकिंग में उतना ध्यान नहीं जाएगा। सो प्लीज डोंट डू एनी काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। सिर्फ एक चीज ऐसे याद रखना, जो होगा ना बाद में देखा जाएगा, गो विद दैट एटीट्यूड, ठीक है? तो सब अच्छा ही होगा, डोंट वरी। प्रिपरेशन अच्छी की है, मेहनत अच्छी की है, जो हमारे हाथ में है उसके बारे में सोचो, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में सोच के क्या ही होने वाला है, ठीक है? और नेक्स्ट मैं कुछ बोल रही थी, मैं भूल गई, याद आएगा तो मैं बोलती हूँ। ओएमआर कैसे फिल करते हैं आंसर शीट का? रात को सोते वक्त भी आंसर दिस इज अ गुड थिंग कि रात को सोते वक्त भी आंसर चलते हैं बैक ऑफ द माइंड, दैट इज नाइस। अच्छा है, वो एक टाइप का सबकॉन्शियस रिवीजन हो रहा है। हाँ, ओएमआर कैसे फिल करते हैं ना, सो ओएमआर के जो सर्कल होते हैं ना, ब्लैक कलर की बॉल पेन यूज करना उसमें, प्रॉपर वो सर्कल फिल करना। बहुत लोग ना वो ओएमआर भरने में भी ना पता नहीं कुछ तो अलग ही क्रिएटिविटी करते हैं। सो इफ दिस इज योर सर्कल, फिल इट प्रॉपरली, ना वो सर्कल के बाहर जाना चाहिए, ना वो इनकम्प्लीट रहना चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार फिल कर देंगे ऐसे करके, फिर ये, दिस इज वेरी रॉन्ग। प्लीज प्लीज डू नॉट डू दिस थिंग। यू आर गिविंग प्रोफेशनल एग्जाम्स, बिहेव एंड डू द एक्टिविटी लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है? सो इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से एग्जाम वो फिल करना, ठीक है? और एंड पास पेपर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गो थ्रू। इफ आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो गया है, आपको लग रहा है कि मुझे नोट्स या कुछ रिवाइज नहीं करना है, तो आप पास पेपर को सॉल्व करो, उसमें भी आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा, सो यू कैन डू दैट। Self doubt, yes, I know this self doubt, this anxieties, this overthinking will take away all your efforts, इसीलिए बोल रही हूँ do not do that thing। हाँ, मुझे याद आ गया मुझे क्या बोलना था। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक प्लेलिस्ट का पोस्ट डाला था कि ओवर थिंकिंग जो हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा जाती है ना, और ये बहुत ही क्रूशल पीरियड है, तो इस टाइम पे ओवर थिंकिंग कैसे कम रहे और पॉजिटिव रह पाए, मैंने ना उधर कुछ सॉन्ग्स के फोटोज डाली है। ट्राई टू लिसन टू दैट सॉन्ग्स, 5-10 मिनट्स का बीच में ब्रेक लेने का, या एग्जाम के पहले 5-10 मिनट्स ये सॉन्ग्स को सुन के जाना, ठीक है? मतलब तो यू विल गेट सम बूस्ट ऑफ मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? अच्छा, एग्जाम के 5-10 मिनट पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब आप भले एग्जाम हॉल के नीचे सब लोग पूरा एकदम मस्त कंपनी लॉ का मॉड्यूल ये वो सब लेके आए हैं, आपको और टेंशन आ रहा है कि यार ये अभी भी पढ़ रहा है, मेरा तो हुआ नहीं है, मैं डोंट डू दैट थिंग। एग्जाम के 1 घंटे पहले स्ट्रिक्टली नो बुक्स, नथिंग, नो पढ़ाई, ठीक है? तो शांत मन से सिर्फ एग्जाम देने जाने का, ओके? एक मिनट, दिसंबर, देख ये जो क्वेश्चन है ना कि दिसंबर 25 के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थोड़ा सा मतलब आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट बिकॉज आई वुड नॉट मिस गाइड यू ऑल। आईसीएसआई का पेपर पैटर्न एंड आईसीएसआई के मूड स्विंग्स आर टेरिबली अनप्रेडिक्टेबल। वो लोग आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो हम उस पर फोकस नहीं करते, हम अपनी प्रिपरेशन और पढ़ाई पे फोकस करते हैं। कवर कर लेना सारे क्वेश्चन, जो भी अपने जैसे नहीं पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसे, कुछ भी आ सकता है एंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है? I'll be done with my third reading today, और फिर SBI सीधा एग्जाम के टाइम करना है। एंड एक ही मॉड्यूल है, आई हैव गॉट 1.5 days, एक ही मॉड्यूल। हाँ, तो यू हैव 1.5 days। हाँ हाँ हाँ, तभी कैसे रिवाइज करूँ? बस वही जो आपने पढ़ा है वही चीज को वापस एक बार रिवाइज कर लेना, और जो पास्ट के पेपर है ना उसको एक बार सॉल्व कर लेना। सॉल्व मतलब लिख के नहीं, जस्ट गो थ्रू विद दैट थिंग, बस। एनीथिंग एल्स गाइस? एंड have I missed out any questions? I hope I have not. Okay. Anything if I have missed out? Any else that you want to ask? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मेरा ना पता है हर अटेम्प्ट में एज अ टीचर, मतलब मैंने जो एग्जाम की एक बार टेंशन ली थी ना, वो हर अटेम्प्ट में वापस टेंशन होती है, बिकॉज यू ऑल आर गिविंग एग्जाम्स अगेन, सो आई नो दैट फीलिंग। सो ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज प्रे एंड होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे ही जाए और सबके साथ एकदम अच्छा हो, जल्दी जल्दी से लोग क्लियर करें, एग्जीक्यूटिव वाले प्रोफेशनल में आए, प्रोफेशनल वाले अपने रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करने जाए, एंड आई होप यू गेट द CS प्रेफिक्स वेरी सून।
always. No doubts? Okay, so are we clear with everything? Anything else to be asked? Done? Everything clear? If I am missing out on any point, nahi na? ठीक है, so we'll conclude the meeting. फटाफट से all the very best for your exams. I'm always there with you. अच्छा, आज भी अगर कोई डाउट पूछने बाकी हो तो ऐसा नहीं है कि मैं डिसअपियर हो जाऊंगी अभी. I'll be available on WhatsApp, Instagram, wherever you want to ask the question. So you can ask if anything remaining. यहाँ कुछ भूल गए होंगे तो. So अभी के लिए अच्छे से पढ़ाई करो. No overthinking, no self doubt, nothing. Just focus on your June 26 attempt and just clear it very soon. I'm always there with you. We are always there with you. All the very best. Thank you so much for attending this Zoom meeting. Thank you. I hope I cleared all your questions. Bye bye.